हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर आप ऐसे ही सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया बोल देते हो, कुछ भी बढ़िया नहीं है हमारी लाइफ में। हमारे साथ कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने खिलवाड़ किया है। 3-4 महीने में एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ऊपर से 3 तारीख से एग्जामिनेशन है। हर रोज हम लोग 5-6 क्लासेस करके कर रहे हैं और हर रोज पढ़ाई करना पड़ रहा है और बोल रहे हो आप सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। इंजॉयमेंट का कोई सीन ही नहीं छोड़ा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए। तो बेटा हर एक सिचुएशन में हम लोग आज तक फाइट बैक किए हैं, इस बार भी हम लोग फाइट बैक करेंगे। सेमेस्टर 2 का एग्जाम्स हो जाने दो, इसके बाद मजे करना ना। इसके बाद कौन रोक रहा है तुमको? इसके बाद पूरा 10 दिन 15 दिन मजा करना। लेकिन सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम है बेटा, सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सप्ली मत आने देना भाई, सप्ली नहीं लाना है और अच्छा सीजीपीए लाना है, 7 सीजीपीए के ऊपर लाना है। उसके बाद सेमेस्टर 3 के एग्जामिनेशन में जब पहुंच जाओगे तब तो इनफ टाइम मिलेगा ही। क्यों टेंशन करते हो? क्यों तुम चिंता करता है? तो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉस्ट का थियरी। जी बिल्कुल, आप लोग बोल रहे थे भैया कि कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन का कुछ थियरी है या नहीं है, तो बिल्कुल है जी। और हम आपको बता दिए थे कि वो लास्ट में करवाएंगे, अंतिम में करवाएंगे, ताकि आप लोगों को रिटेन रहे। तो आज वही हम लोग करवाने वाले हैं, आज वही हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन का थियरी करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क्स तक का आएगा। जी बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। कुछ 15 से 20 मार्क्स तक का कॉस्ट का जो थियरी है वो आने का पूरा संभावना है, चांसेस है। तो इसीलिए ये जो 8 पेज का जो मैं थियरी आपको दिया हूं, ये जो 8 पेज का जो मैं थियरी नोट्स दिया हूं, इससे और कंसाइज मैं नहीं दे सकता, इससे और छोटा मैं नहीं कर सकता कुछ। ऑलरेडी आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, अमिताभ बासु फॉलो करते हो, हनीफ मुखर्जी फॉलो करते हो, या कोई भी मार्केट का बुक फॉलो करते हो, वहां पे आप देख लेना थियरी कम से कम 50 पेज का है। मैं वो 50 पेज से लेके यहाँ पे 8 पेज तक का सफर किया हूं दोस्तों, और सबसे ज्यादा कंसाइज और बेस्ट नोट्स बनाया हूं। और दोस्तों विश्वास मानिए, एग्जाम में जो भी थियरी आएगा वो इसी नोट से आएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। ये जो नोट्स मैंने बनाया है 8 पेज का, सिर्फ और सिर्फ 8 पेज का, जो भी थियरी एग्जामिनेशन में आएगा इंट्रोडक्शन के तौर पे, वो इसी नोट से आएगा। क्लियर है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट करके होगा भी क्या? यहाँ पे अगर बकैती करते रहेंगे तो हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। चलिए आइए, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग कॉस्टिंग। कॉस्टिंग किसको बोलते हैं? डिफाइन कॉस्टिंग, डिफाइन कॉस्टिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आने का संभावना है। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटेंसी में से बेटा एक आ जाएगा। सुन लो मेरी बात, एकदम गौर से सुन लो। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में से कोई एक आने का संभावना है आपके एग्जामिनेशन में। तो जरा ये 3 डेफिनेशन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लो। कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग और एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। यानी कि मैं एक सामान बना रहा हूं, इसमें मेरे को कितना खर्चा लगा, मैं उसको अगर डिटरमाइन करता हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कॉस्टिंग। मैं इसका कॉस्टिंग कर रहा हूं, मैं इसका खर्चा निकाल रहा हूं। ये बुक को बनाने में मेरे को कितना कॉस्ट लगा, उसको अगर मैं डिटरमाइन कर रहा हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? कॉस्टिंग बोलूंगा, उसको मैं कॉस्टिंग बोलूंगा। सिंपल सा बात है। या एक सर्विस देने में, मान लीजिए मैं आपको ट्यूशन सर्विस दिया, मैं आपको क्या दिया? मैं आपको ट्यूशन सर्विस दे रहा हूं, उसमें मेरे को कितना टाइप का खर्चा लग रहा है? उसमें मेरे को सर सबसे पहले तो रेंट लग रहा है ना? जिस भी स्टूडियो में मैं बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसका मेरे को रेंट देना पड़ रहा है कि नहीं बताओ? उसके बाद लेबर एक्सपेंसेस भी लग रहा है मेरा। लेबर एक्सपेंसेस मतलब जो एडमिन को मैं अपॉइंट करके रखा हूं, उसको मेरे को महीने महीने में देना पड़ता है। जिसको मैंने नोट्स को डिजाइन करने के लिए रखा हूं, जो मेरा नोट्स को पूरा डिजाइन करता है, उसको मैं देता हूं। सिंपल सी बात है, उसको मैं पैसे देता हूं। और साथ ही साथ आप एक चीज और गौर करो, यहाँ पे मेरा जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मतलब क्या? मटेरियल का जो एक्सपेंसेस है, यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप बिठाया हूँ, यहाँ पे मैं अपना वो टैबलेट बिठाया हूँ, यहाँ पे मैं अपना कैमरा बिठाया हूँ। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंसेस है, सारा एक्सपेंसेस को जोड़ के मैं अपना खर्चा निकालूंगा कि ये सर्विस देने में मेरे को कितना खर्चा लग रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्टिंग बोलूंगा। ये पूरा का पूरा सर्विस देने में मेरे को कितना टोटल
खर्चा लग रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, इसको मैं बोलूंगा कॉस्टिंग। सीधा सा बात है, कॉस्टिंग मतलब सीधा सा बात है कि आप अपने कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हो या डिटरमाइन कर रहे हो कि एक तो प्रोडक्ट बनाने में या एक तो सर्विस देने में मेरा कितना टोटल खर्चा लगा, ठीक है। और एग्जीक्यूटिंग ए प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या बोला हुआ है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड कैलकुलेटिंग ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग डायरेक्ट कॉस्ट लाइक मटेरियल, लेबर एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड, यूटिलिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। इसका मतलब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग का मतलब सारे एक्सपेंसेस को जोड़ना कि मेरा मटेरियल में खर्चा कितना लगा, मेरा मटेरियल में खर्चा कितना लगा, मेरा लेबर में खर्चा कितना लगा, मेरा ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है, मेरा ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है। यानी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को ही आप जोड़ते हो और जोड़ के ये पता लगाते हो टोटल कॉस्ट मेरा कितना लगा है, टोटल कितना खर्चा लगा है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। उस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। उस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। और कॉस्टिंग करना क्यों जरूरी है, ये नीचे दिया हुआ है, कॉस्टिंग इज क्रूशियल फॉर बिजनेस टू सेट प्राइसेस। अगर आप कॉस्टिंग नहीं करिएगा, अगर आप खर्चा नहीं निकालिएगा, अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपको इस सामान को बनाने में कितना खर्चा लगा, तो आप इसका प्राइस कैसे सेट कीजिएगा। प्राइस सेट करने के लिए आपको कॉस्ट का पता रहना चाहिए बेटा, आपको बजट बनाने के लिए कॉस्ट का पता रहना चाहिए, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कॉस्ट का पता रहना चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये भी जानने के लिए बेटा आपको कॉस्ट पता रहना चाहिए ना कि खर्चा कितना हुआ है। मान लीजिए आपका मान लीजिए आपका रेवेन्यू हुआ है 10 रुपए, तो आपके पास जब तक कॉस्ट नहीं रहेगा, जब तक आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितना खर्चा हुआ था, मान लीजिए खर्चा हुआ 5 रुपये, ये 5 रुपये का हिसाब आपके पास अगर नहीं रहेगा, तो बताइए आप प्रॉफिट निकाल पाओगे, आप प्रॉफिट निकाल पाओगे? नहीं 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 सर, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का डेफिनेशन अगर पूछा तो क्या लिख दोगे, कॉस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग ए सर्विसेज और एग्जीक्यूटिंग ए प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, इट मींस इट आइडेंटिफाइंग कैलकुलेटिंग ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। सारे के सारे एक्सपेंसेस को ना कैलकुलेट किया जाता है कॉस्टिंग में, सारे के सारे एक्सपेंसेस को, मतलब कि लेबर को हो गया, मटेरियल को हो गया, ओवरहेड को हो गया। हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़े सर, हम लोग पढ़े मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं। ये तीनों एक्सपेंसेस को जोड़ के कॉस्ट शीट बनता है कि नहीं, बताओ। लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, ये तीनों एक्सपेंसेस को जोड़ के कॉस्ट शीट बनता है कि नहीं, बताओ। तो इसको बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब सारे एक्सपेंसेस को जोड़ो और अपना कॉस्टिंग निकालो, अपना खर्चा निकालो, कितना खर्चा हुआ है। क्लियर है? चलो आगे। अब हम लोग दूसरा टर्म पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब भी आपको दिखे तो लिखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ एन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक ब्रांच को बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है? अकाउंटिंग का एक ब्रांच को बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सेम नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे अभी भी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को सेम समझते हैं, एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी भी अलग है। ये तीनों कंसेप्ट अपना अपना अलग अलग है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो क्या करता है, जो कैप्चर करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है और रिपोर्ट करता है सारा का सारा कॉस्ट को। मतलब ये बुक बनाने में जितना भी मेरा खर्चा लगा है, सबसे पहले इस खर्चे को मैं कैप्चर करूंगा, इस खर्चे को मैं कॉपी में उतारूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करके इसको एनालाइज करूंगा, इतना खर्चा कैसे लगा, इतना खर्चा कैसे लगा, इतना खर्चा कैसे लगा, कहाँ कहाँ ज्यादा खर्चा लगा, पूरी मैं एनालाइज करूंगा। इसके बाद मैं रिपोर्ट करूंगा अपने स्टेक होल्डर्स को कि हमारे सामान बनाने में इतना इतना खर्चा लग रहा है। ठीक है, तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग में ना 4 स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं सर? 4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है कैप्चरिंग, एक होता है रिकॉर्डिंग, एक होता है एनालाइजिंग, एक होता है रिपोर्टिंग। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? सीधा सा बात है, सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है, सुन लो। ओ हेलो, आपसे बोल रहा हूं, बसिया भात जैसे मुंह मत चमकाओ। यहां पे आपसे बोल रहा हूं, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग, recording, analyzing and reporting all cost associated with। कौन सा कॉस्ट सर? कौन सा खर्चा का कैप्चर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट करेंगे? कौन सा ऐसा खर्चा है
वो खर्चा जो खर्चा तुमको गुड्स एक प्रोड्यूस करने में लगा है, जो खर्चा तुम्हारा गुड्स प्रोडक्शन करने में लगा है, जो खर्चा ये बुक बनाने में लगा है, वो खर्चा को हम कैप्चर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। जो खर्चा मेरे को ये सर्विस देने में लगा है या कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगा है, उस खर्चे को हम कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग। इसका मतलब है ट्रैक करना, इसका मतलब है भाई ट्रैक करना कि कहां कहां खर्चा लगा। इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। एक बिजनेस का पूरा कॉस्ट को ट्रैक करना और मैनेज करना, एक बिजनेस का पूरा कॉस्ट को ट्रैक करना और मैनेज करना कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब सीधा सा बात है, मैं पूरा ट्रैक करूंगा कि मटेरियल में पूरा कितना लगा खर्चा, मटेरियल का कॉस्ट को मैं कैप्चर करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, एनालाइज करूंगा, रिपोर्ट करूंगा। इसके बाद मैं देखूंगा लेबर में कितना लगा खर्चा, तो लेबर के कॉस्ट को कैप्चर करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, एनालाइज करूंगा, रिपोर्ट करूंगा। इसके बाद मैं देखूंगा ओवरहेड में कितना खर्चा लगा है, और इसके बाद ये जो टोटल कॉस्ट निकला, ये जो पूरा टोटल खर्चा निकला, उसको भी मैं बढ़िया तरीके से एनालाइज करूंगा, देखूंगा कहाँ कहाँ ज्यादा खर्चा हो गया, कहाँ कहाँ कम खर्चा हुआ है। तो ये सब सारा चीज करूंगा, मैं कैप्चर भी करूंगा, रिकॉर्ड भी करूंगा, एनालाइज भी करूंगा, रिपोर्ट भी करूंगा। भाई ट्रैक करूंगा, कॉस्ट को मैनेज करूंगा, कॉस्ट को कंट्रोल करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, ये सब कहाँ होता है, ये सब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये सब कहाँ होता है, ये सब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। सीधा सा बात है, अपना सही खर्चा को जानने के लिए आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाला प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब जब एग्जामिनेशन में बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन पूछ ले, आप लिखना कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग of all cost associated with producing goods and services. It includes raw material expenses, overhead expenses and labor expenses with the goal of understanding the true cost of operations. बस बात खत्म, 2 मार्क्स का डेफिनेशन खत्म। इतना सिंपल सा चीज है, इतना सिंपल सा चीज। और क्या भाई, और क्या चाहिए, इतना सिंपल सा चीज अपने मुंह से बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी का। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, आ जाओ डिफाइन कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, पता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है, कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, ये जो गोला है, ये गोला क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। क्लियर है, ये कॉस्ट अकाउंटेंसी ब्रॉडर टर्म है। कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या होता है, कॉस्ट प्लानिंग भी होता है, कॉस्ट का पूरा प्लानिंग भी होता है, कॉस्ट का कंट्रोलिंग भी होता है, कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग पर्पसेस भी होता है। कॉस्ट के रिलेटेड हर वो चीज किया जाता है, हर वो चीज कॉस्ट अकाउंटेंसी में किया जाता है। ठीक है, आप ये समझोगे कि कॉस्ट अकाउंटेंसी में भी वही होता होगा कि हम लोग खर्चे को रिकॉर्ड करते होंगे। नहीं, सिर्फ खर्चा को रिकॉर्ड करना इज नॉट ए कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट का प्लानिंग करना, कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कॉस्ट को किस तरीके से, कॉस्ट के रिलेटेड किस तरीके से हम लोगों को फैसला लेना है, यानी डिसीजन लेना है, वो सब चीज कॉस्ट अकाउंटेंसी में आता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है। जैसे मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में पढ़ाए थे ना कि मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है। मार्केटिंग में क्या होता था, मार्केटिंग में सर रिसर्च भी हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग भी हो रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, सब चीज में मार्केटिंग इंक्लूडेड है। मार्केटिंग के अंदर सब चीज आता है, रिसर्च भी आता है, कस्टमर से फीडबैक भी आता है, सेलिंग भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आता है, सब चीज मार्केटिंग के अंदर आता है। तो बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही कॉस्ट अकाउंटेंसी भी आता है, कॉस्ट प्लानिंग भी आता है, कॉस्ट कंट्रोलिंग भी आता है, कॉस्ट डिसीजन मेकिंग पर्पसेस भी आता है। यानी आप सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 जितना भी कॉस्ट पढ़ने वाले हो बेटा, जितना भी कॉस्ट का चैप्टर पढ़ने वाले हो, सारा का सारा कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर ही आएगा। सारे बच्चे हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के,
कॉस्ट अकाउंटेंसी खुद एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारा और एक कंपोनेंट्स है। कॉस्ट के रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स है सब कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर ही आता है। समझिए ध्यान से आप लोग। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज ए ब्रॉडर फील्ड दैट encompasses बोथ कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू गाइड बिजनेस डिसीजन। यहां पे बोला गया है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर फील्ड है जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग तो आता ही है, लेकिन उस कॉस्ट अकाउंटिंग को अप्लाई कैसे करना है, उस कॉस्ट को प्लान कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है उस कॉस्ट रिलेटेड, वो सब चीज उसमें आता है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज ए ब्रॉडर फील्ड ऑफ अकाउंटिंग दैट बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू गाइड बिजनेस डिसीजन। यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वेरियस अकाउंटिंग टेक्निक्स टू डिटरमाइन एंड कंट्रोल कॉस्ट। इसका मतलब ये है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब ये है कि ये एस्टिमेट करना कि कितने तरह के टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग कॉस्ट को इवेलुएट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास कितने टेक्निक्स हैं कि जिससे हम लोग अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपना खर्चा कमा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और हमेशा वो प्रॉफिटेबल हो, हमेशा वो मुनाफा कमाए। वो सब सारा जो प्लानिंग है, वो सब सारा जो डिटेल्ड प्लानिंग है रिलेटेड टू द कॉस्ट, वो कॉस्ट अकाउंटेंसी में आता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा कंपोनेंट तो है ही, साथ साथ कॉस्ट प्लानिंग भी होता है बेटा, कॉस्ट कंट्रोलिंग भी होता है और कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस भी होता है। क्लियर है? यहां पे देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंसी कंबाइंस द प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विद द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन। मतलब सीधा सा बात है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या रहता है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग तो रहता ही है, साथ ही साथ कॉस्ट का प्लानिंग भी करते हैं इसी में, कॉस्ट का कंट्रोलिंग भी करते हैं इसी में, और कॉस्ट रिलेटेड जितना भी डिसीजन लेना है वही हम लोग इसी में लेते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इसी में होता है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, ब्रॉडर टर्म है। कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, प्लानिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, डिसीजन मेकिंग आता है। कॉस्ट के रिलेटेड जितना भी चीज है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आता है। इट मींस दैट। तो सीधा सा बात है, आप लोग समझ गए। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से ये तीनों का तीनों समझ गए। तो कॉस्टिंग मतलब क्या था, कॉस्टिंग मतलब सीधा सा बात है कि मैं ये बुक का कॉस्ट बस एस्टिमेट कर रहा हूँ, डिटरमाइन कर रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है सर चार चीज। सबसे पहले तो मैं कैप्चर करूंगा, उसके बाद रिकॉर्ड करूंगा, एनालाइज करूंगा, रिपोर्ट करूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल कॉस्ट। जितना भी मैंने गुड्स मतलब कि प्रोड्यूस किया है या सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको मैं कैप्चर करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, एनालाइज करूंगा, रिपोर्ट करूंगा। वो कहां पे आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर फील्ड होता है जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, प्लानिंग भी आता है, कॉस्ट कंट्रोलिंग भी आता है और डिसीजन मेकिंग भी आता है, और कॉस्ट रिलेटेड जितना भी चीज है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आता है बेटा। क्लियर है? अब पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी का उद्देश्य। कॉस्ट अकाउंटेंसी का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों करते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग? बेटा जी सुनो ना, हिंदी में लिखता हूं, सुनो। हिंदी लिखना आता है आप लोग को? सर क्यों टाइम वेस्ट करो? टाइम वेस्ट नहीं, हिंदी लिखना सिखा रहा हूं। क्यों करते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग? लास्ट वाला चीज हमको इंग्लिश में लिखना पड़ा है। मेरा भी हिंदी कमजोर है बेटा, लेकिन आप लोगों के जैसा नहीं। मेरे हिंदी में 90s आते थे, पता है, 90 आता था। सिंपल सा बात है। सर सपने आते होंगे 2 क्लास में, आप बहुत फेंकते हो। नहीं बेटा, 10वीं में आया, 10वीं में रिजल्ट दिखाऊं क्या? चलो आ जाओ, बताओ माध्यमिक में किसी का आता है हिंदी में 90? मेरा आया है। सर बहुत फेंकते हो आप, चलो आ जाओ। आपको तो वही फेंकते हुए लगेगा आपको हमेशा, हर बात। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है?
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं ना, जब हम लोग अपने खर्चे को एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब याद है ना आप लोगों को? रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, ट्रैक करना खर्चे को कि कितना कितना खर्चा लगा है, कितना कितना नहीं लगा है, एक चीज बनाने में कितना खर्चा लगा है, सिंपल से बात है। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो तो इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल भी हो जाता है आपका। इस वजह से आप कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हो कि यानी कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या कि जहां जहां बेकार का, बेफजूल का, फालतू का खर्चा कर रहे हो वो सब एरियाज में तुम खर्चा करना बंद कर दोगे। वो सब एरिया जब तुमको पता लग जाएगा कि यहां तो फालतू का खर्चा हो रहा है, तो वो सब एरिया में मैं खर्चा करना बंद कर दूंगा। मैं जब सेमेस्टर 2 का बैचेस स्टार्ट किया ना, तब मैं ना यहाँ पे माइक्स को लेके बहुत प्रॉब्लम में था कि कौन सा माइक लेना मेरे लिए सही रहेगा जिससे बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आवाज़ सुनाई देगा। तो मैंने क्या किया, 2-3 महंगे महंगे माइक ले लिए। बाद में मेरे को क्या हुआ, बाद में मेरे को 800 रुपये वाला इतना अच्छा माइक मिला कि वो 2-3 माइक से ना 10 गुना ज़्यादा बेहतर अच्छा माइक था। तो सोचो वो जो 2-3 महंगे महंगे जो माइक मैंने लिए, वो तो कॉस्ट मेरा बर्बाद चला गया, वो खर्चा मेरा बर्बाद चला गया पूरा। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है कॉस्ट कंट्रोल। ये क्या है कॉस्ट कंट्रोल। सिंपल से बात है, आप अगर कॉस्टिंग करते हो, आप अगर पूरा हिसाब लगाते हो, बैठ के पूरा देखते हो कि कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा नहीं हुआ है, तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या बेफिजूल का आप खर्चा कर रहे हो। अगर वो बेफिजूल का खर्चा आप अभी भी कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो वो करना आप बंद कर दोगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही एडवांटेज है बेटा, कॉस्ट कंट्रोल। आप कॉस्ट कंट्रोल करोगे, आप खर्चा कम करोगे, सीधा सा बात है। कोविड-19 में जब हमारे पापा के, जब हमारे चाचा के जॉब चले गए थे, तब घर में क्या बोला गया था कि अब ना हम लोगों को कंट्रोलिंग से चलना पड़ेगा, अब हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को, बहुत खर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ना पूरा ऐसे अचानक से बैठे और सारा किताब पोथी पत्रा निकाल के हिसाब करने लगे कि यहाँ यहाँ हम लोग खर्चा कर रहे हैं, कौन कौन सा कॉस्ट को हम लोग कट कर सकते हैं, कौन कौन सा कॉस्ट को, कौन कौन सा खर्चा को हम लोग हटा सकते हैं जिससे ज्यादा खर्चा ना हो। तो कोविड-19 में ऐसा हुआ था ना बेटा। तो सीधा सा बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप क्यों करते हो? कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, हमारे मम्मियाँ भी करती है, हर चीज का हिसाब रखती है, देखते हो ना हमारे मम्मी पापा। क्यों? ताकि कॉस्ट कटिंग कर सके, कॉस्ट कंट्रोल कर सके। ठीक है, बिजली का बिल जब आप रेगुलरली चलाते हो तो आपके पापा क्या बोलते हैं, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से बिजली का बिल बचा लेंगे तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा बात है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसीज एंड एरियाज वेयर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग वो एरियाज को आइडेंटिफाई करता है जहां पे आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, जहां पे आप बेफिजूल का खर्चा कर रहे हो। So by analyzing cost data, managers can implement strategies to control and reduce cost, improving overall efficiency। सीधा सा बात है, सारा का सारा अगर कॉस्ट डेटा आपके पास अवेलेबल हो, कॉस्ट सीट आपके पास अवेलेबल हो, तो मैनेजर क्या कर सकता है, वो कॉस्ट सीट को देखेगा, वो कॉस्ट डेटा को देखेगा, वो देखेगा कि कहाँ कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ बेकार का खर्चा हो रहा है, वो कॉस्ट को कट करो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेहतरीन है। जितना मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेज को उपलब्ध किया जाए, उतना ज्यादा बेहतरीन है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सीधा सा बात है, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सीधा सा बात है। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट वुड डिटर्मिनेशन। एक चीज का कॉस्ट मतलब कि पता लगाने के लिए भी तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही करना पड़ेगा। ये बुक का कितना कॉस्ट है, ये बुक बनाने में मेरे को कितना कॉस्ट लगा, इसको हम अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं, इसके लिए भी तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ही करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, और मतलब कि प्रोड्यूसिंग अ सर्विसेज है। तो सीधा सा बात है, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक सर्विसेज को बनाने के लिए आप लोगों को कॉस्ट को डिटरमाइन करना पड़ता है। तो ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, कि मटेरियल में कितना लगा, रॉ मटेरियल में कितना खर्चा लगा, टोटल लेबर में कितना खर्चा लगा, ओवरहेड में कितना खर्चा लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कितना खर्चा लगा। अगर आप सेपरेटली इंडिविजुअली सब चीज का खर्चा जानना चाहते हो एकदम डिटेल्ड वे में, तो आपको बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा।
अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिविजुअली हर चीज का खर्चा डिटेल्ड वे में जानना चाहते हो तो आपको कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, और कॉस्ट डिटर्मिनेशन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद कॉस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग। अगर आप बजट बनाना चाहते हो, अगर आप पूरा कॉस्ट का प्लानिंग करना चाहते हो, अगर आप बैठ के एकदम चिट्ठा बनाते हो कि कितना कितना खर्चा लगने वाला है, कितना कितना खर्चा नहीं लगने वाला है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग एड्स टू सेट बजट्स एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस है। फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस होने वाला है उसका जो पूरा प्लानिंग करोगे, उसका जो बैठ के एक कोटेशन बनाओगे। क्या बनाओगे? कोटेशन बनाओगे। कोटेशन मतलब क्या हो गया? कितना कितना खर्चा लगने वाला है फ्यूचर में, एक पूरा कोटेशन जो बनाओगे आप, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा मतलब पुराने साल का डेटा, ओल्ड ईयर डेटा। यानी मान लो हम 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का डेटा को देख रहे हैं टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट। मतलब पिछले साल कितना खर्चा हुआ था, उसी हिसाब से हम लोग इस साल का खर्चा जोड़ेंगे कि नहीं मतलब कि जोड़ेंगे, बताओ। टू फोरकास्ट द फ्यूचर कॉस्ट, कि फ्यूचर कॉस्ट हमारा कितना लगने वाला है। ऐसा ऐसा अपने मतलब कि पेरेंट्स को बोलते हुए देखे हो ना कि पिछला साल दूध का दाम था 1000 रुपए, मान लो आप मिल्क खरीदे होंगे बल्क में, तो पिछले साल हम लोगों को 1000 रुपए पड़ा था। इस साल हो सकता है थोड़ा सा हाइक बढ़ा है तो 1100 पड़ सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग। ओ हेलो, आप लोग से बोल रहा हूं, कॉस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? कॉस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग। फिर फोर्थ, प्राइसिंग डिसीजन। आप अपने सामान का प्राइस क्या सेट करोगे? आप अपने सामान का प्राइस कितना सेट करोगे? इसके लिए बेटा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले अपना खर्चा जानोगे, उसके बाद ही तो प्राइस सेट करोगे। सर अब बीच बीच में जोर से क्यों बोलते हो? मैं जोर से बेटा इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग निंद्रा अवस्था में चले जाते हो, आप लोग कुंभकर्ण बन जाते हो, आप लोग कुंभकर्ण बन जाते हो। आप लोगों को जगाना पड़ता है हमको बीच बीच में, इसीलिए बीच बीच में जोर जोर से बोलना पड़ता है आप लोगों के लिए। एनर्जी 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 जो आप में नहीं है वो उत्पादन करवाते हैं आप लोगों के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत हिंदी बोल रही है सर। बात करेंगे प्राइसिंग डिसीजंस। तो सीधा सा बात है, मेरा सामान का कितना प्राइस होने वाला है, उसका प्राइस का अगर पूरा का पूरा फैसला लेना है, हमको डिसाइड करना है कि कितना प्राइस रखे। इस कैलकुलेटर, मान लो ये कैलकुलेटर जो है, ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, तो इस कैलकुलेटर का कितना प्राइस रखा जाए ये मेरे कॉस्ट के ऊपर मतलब कि निर्भर करेगा। इसको बनाने में मेरे को 100 रुपया लगा, कम से कम हम 200 रुपये में तो बेचेगा ना भाई। इसको बनाने में पूरा का पूरा हमको 100 रुपया लगा, लेबर मटेरियल ओवरहेड सारा का सारा एक्सपेंसेस हमारा 100 रुपये का है। कम से कम हम 50% प्रॉफिट में तो बेचेगा ना, 200 रुपये में तो बेचेगा, या तो एटलीस्ट हम 150 रुपये में बेचेगा। तो ये प्राइसिंग का जो डिसीजन है वो कैसे आप ले सकते हो? वो आप ले सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग से। पहले आप अपना खर्चा निकालो, उसके बाद प्राइसिंग का डिसीजन आप ले सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द मतलब कि नेसेसरी डेटा एंड सेट अप्रोप्रिएट प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद सर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिट हुआ है या लॉस? आपका सामान बेच के प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ये आप कैसे पता लगाते हो? कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से। आपको अगर खर्चा पता रहेगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज और डिपार्टमेंट्स। मतलब सीधा सा बात है, डिफरेंट प्रोडक्ट का, डिफरेंट सर्विसेज का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिटेबिलिटी पता लगा सकते हो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग किए हो बेटा। अगर आप अपने खर्चे का एक्यूरेट हिसाब किए हो, डिटेल्ड हिसाब किए हो, तो आप अपना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका इजीली आप हिसाब लगा सकते हो। सीधा सा बात ये है, क्लियर है? तो इसके बाद देखिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कि स्टॉक में मेरा कितना सामान पड़ा हुआ है, स्टॉक में मेरा कितना सामान पड़ा हुआ है, इसका अगर आपको वैल्यूएशन करना है तो इसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हिसाब है वो आपको कंपलसरी है, वो आपको कंपलसरी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन वैल्यूइंग मतलब कि इन्वेंट्री विच इज एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब सीधा सा बात है, अपना इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, अपना स्टॉक को वैल्यू करने के लिए भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का हिसाब लगेगा बेटा। अपने इन्वेंट्री को आप वैल्यू करना चाहते हो
अपना स्टॉक को आप वैल्यू करना चाहते हो, अपने गोडाउन में कितना सामान रखा है उसको आप वैल्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको हिसाब बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कितना खर्चा आपका टोटल लगा हुआ है, जिससे आप ये पता लगा सको कि कितने का गुड्स बिका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता लगा सको आप। ठीक है, चलो। इट मीन्स आप मान लो गोडाउन में गए, गोडाउन में रखा हुआ है अभी 1 लाख का सामान, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से, आपके वो चिट्ठा के हेल्प से आपने ये पता लगाया कि हमने बनाया था 3 लाख का सामान और 1 लाख का सामान पड़ा हुआ है। इट मीन्स सर 2 लाख के सामान बिक गए। इट मीन्स सर 2 लाख का जो ये सामान है ये बिक गया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी आप पता लगा सकते हो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर सकते हो कि इन्वेंट्री में अभी कितना बचा हुआ है, स्टॉक में अभी कितना का सामान बचा हुआ है, 1 लाख का सामान बचा हुआ है, हमारे कॉस्ट सीट में कितना दिखा रहा है, कितना का सामान हम लोग बनाए हैं पूरा टोटल मिला के, सर 3 लाख का सामान बनाए हैं, 1 लाख का सामान बचा हुआ है। इट मीन्स 2 लाख का सामान बिका है, 2 लाख का सामान बिक गया। इट मीन्स तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी कॉस्ट अकाउंटिंग ही हेल्प करता है। इसके बाद अगर बड़ा बड़ा फैसला लेना है, आप लोगों को फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, अगर बड़का बड़का डिसीजन लेना है तो इसके लिए हिसाब तो रहना चाहिए ना आपके पास, कॉस्ट अकाउंटिंग तो रहना चाहिए ना आपके पास। नहीं है कॉस्ट का इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा जो बड़ा बड़ा वो फैसला है वो धुत चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारा डिसीजन ले सकते हो, बहुत सारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकते हो कि क्या हमें ये सामान को बनाना चाहिए, क्या हमें ये सामान को खरीदना चाहिए, क्या हमें अपना सामान को मतलब कि क्या हमें न्यू मार्केट में एंटर होना चाहिए, क्या हमें नया सामान बनाना चाहिए, क्या हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, ये सब सारा डिसीजन आप ले सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से। मुनाफा हुआ या फायदा हुआ, मान लीजिए एक सामान को बनाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लग रहा है, हाई कॉस्ट लग रहा है, एक सामान बनाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आप ये भी तो डिसीजन ले सकते हो ना कि ये सामान आप नहीं बनाएंगे, ये सामान आप कितना बनाए, ये सामान बनाए कि नहीं बनाए। तो ये सब फैसला लेने के लिए आप लोगों के पास बेटा हिसाब रहना चाहिए। आपके पास अगर प्रॉपर हिसाब है ना बेटा, आपके पास अगर डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन है, तभी आप सब ये जो आप देख रहे हो ये सब फैसला आप ले सकते हो। क्लियर है? इसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का नीड पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कैसा मतलब कि परफॉर्म कर रहा है, ये सब आप लोगों को देखने के लिए, ये सब आपको मतलब कि परखने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट सर्विसेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये सब भी आपको देखने के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना पड़ता है। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे होगा बेटा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से ही होगा। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तभी आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाओगे। पी मतलब परफॉर्मेंस इवैल्यूएट। आप ये देख पाओगे कि कितना एफिशिएंटली काम हो रहा है, मेरा लेबर कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, मेरा जो मशीन्स है वो कितना ज्यादा एफिशिएंटली रन कर रहा है, वो सब आप देख पाओगे कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से। क्लियर है? चलो आप आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। आइए, आज पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का थियरी ना खत्म करके रहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बेटा क्या क्या चीजें जरूरी है, उस चीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। एसेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो आइए, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या रहना चाहिए, एक्यूरेसी रहना चाहिए। एक्यूरेसी, सारा का सारा कॉस्टिंग को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करे, वैसा एक सिस्टम हमारे पास रहना चाहिए। एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तभी गुड बोला जाता है जब वो एक्यूरेटली परफॉर्म करे, जब वो सारे के सारे कॉस्ट को बराबर रिकॉर्ड करे, सारे के सारे खर्चे को बराबर रिकॉर्ड करे, विच इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब गुड्स का सीधा सा बात है, अगर मैंने ये बुक बनाया और अगर मैंने ये कैलकुलेटर बनाया, ये बुक का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, ये कैलकुलेटर का खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये कौन सा सिस्टम है, ये तो लुल वाला सिस्टम है पूरा हमारा।
तो सिंपल सा बात है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा रहना चाहिए? एक्यूरेट रहना चाहिए, जो सारे के सारे कॉस्ट को बराबर तरीके से, बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर ले, बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर ले। एक्यूरेट डेटा इंश्योर्स रिलायबल कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर डेटा एक्यूरेट रहेगा, अगर सही से पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ है, सही से पूरा कॉस्ट का रिकॉर्डिंग हुआ है, तब इससे क्या होगा? इससे आपका प्राइसिंग भी बेहतरीन होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बेहतरीन होगा, और कॉस्ट एनालिसिस भी बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर मतलब कि पाओगे। ठीक है, आप अपना कॉस्ट एनालिसिस भी कर पाओगे, प्राइसिंग भी कर पाओगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सिंपल होना चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। सीधा सा बात है, अगर एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो कोडिंग वाला लैंग्वेज में किया, तो क्या आप कभी समझ पाओगे जिंदगी में? बिल्कुल भी नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा रहना चाहिए? इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। यहां पे लिखा हुआ है द सिस्टम शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट। तो वो जो सिस्टम रहना चाहिए वो इजी टू अंडरस्टैंड रहना चाहिए, जिसको आप आसानी से समझ पाओ, जिसको आप आसानी से ऑपरेट कर सको, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैन लीड्स टू एरर। तो वो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है, जिसमें बहुत मतलब कि कोडिंग वोडिंग होने लगता है, तो उससे क्या होता है बेटा? उससे एरर होने की संभावना ज्यादा होती है। एरर मतलब गलती, उससे गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन आएगा, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ये क्या खर्चा रिकॉर्ड किया है। खर्चा तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कौन सा खर्चा, ये कैसा खर्चा रिकॉर्ड किया है। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों को अकाउंटिंग का फॉर्मेट बना के यहाँ पे लायबिलिटी दिखाऊं, ये देखो लायबिलिटी, ये देखो असेट्स, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, वो लोग क्या कुछ समझ पाएगा? बताओ तो, नहीं समझ पाएगा ना। तो बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको हर कोई इंसान, हर कोई ऑर्गेनाइजेशंस के लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, इजीली ऑपरेट कर पाए। अगर ऐसा वाला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम है, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसमें ना बहुत एरर्स रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, इनएफिशिएंसी रहेगा, लोग समझ नहीं पाएंगे उसको, लोग ना समझ नहीं पाएंगे, समझने में दिक्कत आएगी, उसको दिक्कत आएगी। इसके बाद रिलेवेंस, रिलेवेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन मेरे काम का नहीं वो इंफॉर्मेशन मैं लेके क्या करूंगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए? द सिस्टम शुड प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट मीट्स द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा एक सिस्टम बनाओ जो हमको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो ऑर्गेनाइजेशंस के नीड्स को पूरा करे। वो सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए, वो सारे डेटा हम लोग को चाहिए। अच्छा, वो सिस्टम क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि अगर कुछ चेंजेस आया एनवायरमेंटल वर्ल्ड में तो हम लोग उसको इजीली अडेप्ट कर पाए। एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी अडेप्टेबल टू चेंजेस इन द बिजनेस प्रोसेसेस। मतलब बिजनेस की दुनिया में या एनवायरनमेंट में, अरे बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया तो हम लोग उसको इजीली अडेप्ट कर पाए। बिल्कुल इस तरीके से एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, इस तरीके से कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। सीधा सा बात है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि जो बिजनेस के बाहर, मतलब अगर कुछ बाहर चेंज आया तो उसको हम लोग इजीली अडेप्ट कर पाए। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन, द सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड विद द अदर बिजनेस सिस्टम्स। तो सीधा सा बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो नीड पड़ने पर किसी दूसरे सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो पाए। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ अलग सिस्टम होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, उनके साथ जुड़ के काम कर पाए। एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो अगर जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर काम कर पाए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर काम कर पाए, प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर काम कर पाए। इससे क्या होती है? इससे बेटा कंसिस्टेंसी आती है, इससे एक्यूरेसी आती है टू ऑल फाइनेंशियल डेटा। The system should be integrated with the other business systems such as financial accounting, inventory management, and production planning. This ensures consistency and accuracy across all financial data. इसके बाद सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके से कॉस्ट को रिकॉर्ड करे, इस तरीके से खर्चे को निकाले, जिससे इनएफिशिएंट जो खर्चे हो, जो बेफिजूल के हम लोग खर्चे कर रहे हैं, वो सब चीज दिख जाए।
वो सब चीज उनका सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाए, जिससे कॉस्ट कंट्रोलिंग जो है वो हमारे लिए क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। हम लोग बिल्कुल बेखौफ तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से कॉस्ट कंट्रोलिंग कर पाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सिस्टम शुड फैसिलिटेट इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन। सीधा सा बात है, अगर वो सिस्टम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा कि कहाँ कहाँ हम लोग कॉस्ट का एफिशिएंसी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लोग बेफिजूल का खर्चा कर रहे हैं, अगर वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा, इसके बाद हम लोग सेविंग्स कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है कि कॉस्ट कंट्रोलिंग होगा ही होगा। ठीक है ना बेटा। तो ये था क्या, एसेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के लिए आप लोगों को बहुत सारा एसेंशियल मेंटेन करना पड़ता है। सबसे पहले आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक्यूरेट हो, स्वाहा। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सिंपल हो, यानी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट हो, स्वाहा। इसके बाद सब चीज को स्वाहा करेंगे, रुको ना। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रेलेवेंट हो, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सिर्फ आपको प्रोवाइड करे, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं चाहिए वो सब चीज आपको ना दे, स्वाहा। इसके बाद आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल हो, यानी अडेप्टेबल हो। बाहर इन्वायरमेंट या बिजनेस की दुनिया में कुछ चेंजेस हो रहा है, उस चेंज को आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अडेप्ट करे, इजिली अडेप्ट करे, फ्लेक्सिबल हो, रिजिड ना हो, स्वाहा। इसके बाद इंटीग्रेशन। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसा एक ताकत होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, या प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम के साथ, या कोई भी दूसरे सिस्टम के साथ इजिली इंटीग्रेट होकर काम कर सके, स्वाहा। इसके बाद कॉस्ट कंट्रोल मतलब आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में एक ऐसा पावर रहना चाहिए कि वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन को डिटेल्ड वे में निकाल ले, ताकि हम लोग सारा का सारा इनएफिशिएंसी को देख पाए कि कितना खर्चा हम लोग बेफिजूल का कर रहे हैं, जिससे हम लोग अपना कॉस्ट कंट्रोलिंग कर पाए आराम से। जैसे घर में मम्मी हिसाब करती है बेटा, और जब मम्मी को पता चला कि मेरा जो बेटा है या मेरी जो बेटी है वो बेफिजूल की खर्ची करती है, एक लप्पर वहीं से मिलता है, एक चप्पल वहीं से मिलता है, चप्पल खोल के मारेगी सीधा, फ्लाइंग चप्पल, कि তোর এত বড় সাহস, তুই এত এত খরচা করছিস, বাবা 24 ঘন্টা খেটে খেটে আনছি আর তুই এত এত খরচা করছিস। मम्मी लोग बोलती है ना, मम्मी लोग का कॉमन डायलॉग, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। मम्मी लोग कॉस्ट कंट्रोल करती है, आपको मार के, आपको धमका के, आपको चप्पल से सूत के मम्मी लोग क्या करती है, कॉस्ट कंट्रोल करती है बेटा, कॉस्ट कंट्रोलिंग करती है। ठीक है, चलिए आइए आगे पढ़ने वाले हैं स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल सा बात है, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो बेटा कौन कौन सा स्टेप्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। When a new system of cost accounting is going to be installed, it must be economically viable. सीधा सा बात है, अगर एक ऐसा सिस्टम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग का इंस्टॉल करने वाले हो, तो सीधा सा बात है, सबसे पहला तो ये ऐसा होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, आपके औकात के अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिस्टम आपके औकात के बाहर है। औकात के बाहर वाला सिस्टम मत लेना भाई, बिक जाओगे। आपके औकात के अंदर रहना चाहिए, इकोनॉमिकली वायबल रहना चाहिए, इकोनॉमिकली वायबल एंड फ्री फ्रॉम टेक्निकल डिफेक्ट्स। उसमें ना कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा ना हो कि 2 नंबर वाला माल लेके आ गए तुम। ठीक है, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो भाई औकात के अंदर रहना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए, और ये सब सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने से पहले ये सब सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन जरा ध्यान दीजिएगा, बच्चास एंड बच्चीज, रसगुल्लीज एंड रसगुल्लास, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक केयरफुल स्टडी करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट का, आपका सामान का एकदम केयरफुल डिटेल्ड स्टडी कीजिए। डिटेल्ड स्टडी कि हम क्या बनाए हैं, एनालिसिस कीजिए अपने प्रोडक्ट का। सबसे पहला स्टेप आपको केयरफुल स्टडी करना पड़ेगा, किसका सर, अपना प्रोडक्ट का। इसके बाद द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी रियलाइज्ड। मतलब हमारा बिजनेस करने का नेचर क्या है, हम कौन से टाइप के बिजनेस करते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। दूसरा स्टेप,
आप कौन से टाइप के बिजनेस करते हो ये आपको जानना पड़ेगा। फिर तीसरा, द पर्पस एंड गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कॉस्टिंग सिस्टम एंड प्री डिटरमाइंड विथ इंस्ट्रक्शन एंड केयर। मतलब क्यों आप कॉस्टिंग सिस्टम मतलब कि कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो, इसका पर्पस आपके पास रहना चाहिए, इसका गोल आपके पास रहना चाहिए। क्यों आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसका पर्पस, इसका गोल आपके पास बेटा रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो वो खतरा है। ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, यहां पे देखिए, प्रॉपर नोटिफिकेशन अबाउट द कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी मेड टू द कंसर्न्ड पर्सन। सीधा सा बात है, कॉस्टिंग सिस्टम का ना प्रॉपर नोटिफिकेशन भी जाना चाहिए डिपार्टमेंट्स में। अरे भाई ढिंढोरा पिटवा दो, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, ढिंढोरा पिटवा दो। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्शन को बोल दो कि हमारे यहाँ कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, ढिंढोरा पिटवा दो, प्रॉपर नोटिफिकेशन सबको दे दो। सीधा सा बात है, इंस्टॉल करने से पहले। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर प्लानिंग शुड बी मेड रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। तो एक प्रॉपर प्लानिंग बनाने के बाद ही इस सिस्टम को ऑपरेट करना, ऐसे नहीं कि आया फटाफट से ऑपरेट कर दिए। बचपन में जब एक फोन लेके आते थे तुम, फिर तुम्हारे पापा क्या बोलते थे, बेटा सबसे पहले इसको चार्ज दो, सबसे पहले सबसे पहले इसकी पूजा करो, सबसे पहले इसको चार्ज दो, आराम से घाटना कल, आज पूरा रात मत घाटो। और तुम क्या करते थे, तुम तो बेताब बेशुमार फोन को खोलो, अभी के अभी घाटना है, अभी के अभी एकदम 12 घंटा 13 घंटा घाट लेना है। ठीक है, अभी के अभी मत घाटो, उसको पहले बहुत बढ़िया तरीके से चार्ज दो, उसको पहले आप मतलब कि गॉड के सामने रखो, पूजा करो, उसके बाद घाटना। ऐसे बोलते थे ना बेटा। तो आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले प्रॉपर तरीके से प्लान करो, उसके बाद वो सिस्टम को ऑपरेट करना। ठीक है। इसके बाद अपडेटिंग ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड थ्रू अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप। तो जो एम्प्लॉयज को नॉलेज का रिक्वायरमेंट है, हर एक एम्प्लॉयज को वो सिस्टम को ऑपरेट करना नहीं आएगा ना, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा बेटा, वर्कशॉप देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा किस तरीके से वो सिस्टम को बेटर तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद ही वो सारे कर पाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफिस इज एसेंशियल्स। इसके बाद सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अपना अपना स्टैंडर्ड सेट करो बेटा, अपना अपना क्या करो, स्टैंडर्ड सेट करो कि मटेरियल कॉस्ट में कितना खर्चा मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। मान लो कि मैंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया, मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि मटेरियल में हम लोग मैक्स टू मैक्स 1 लाख खर्चा करेंगे, लेबर में मैक्स टू मैक्स हम लोग 2 लाख खर्चा करेंगे, ओवरहेड में मैक्स टू मैक्स हम लोग 50,000 खर्चा करेंगे। मैं अपना पहले स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑपरेट करना नेसेसरी है बेटा, जिससे हम लोग को पता लग पाए कि हमारा टारगेट क्या था और खर्चा हुआ कितना है, हमारा टारगेट कितना था और खर्चा हुआ कितना है। अपना अपना स्टैंडर्ड एक सेट कर लो। इसके बाद क्या हुआ, ए सिस्टम ऑफ अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी अरेंज। सीधा सा बात है, मतलब अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या सर, वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एक ऐसा सिस्टम को डेवलप करो जो सिस्टम वो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाए, कर पाए। इसके बाद प्रॉपर कंट्रोल एंड रिकंसिलिएशन शुड बी मेड पॉसिबल। तो यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, रिकंसिलिएशन होना चाहिए, तब जाके आपका काम जो है वो सार्थक बनेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये सब नहीं पढ़ने का दरकार है, ये 12 पॉइंट नहीं पढ़ने का दरकार है, यहाँ पे 10 पॉइंट्स आप अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का आ सकता है, तो याद कर लेना इसको प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से कौन कौन सा वो स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ता है टू इंस्टॉल द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, ये सब सारा बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट किसको बोलते हैं। आइए जी, कॉस्ट किसको बोलते हैं। कॉस्ट माने कि खर्चा, कॉस्ट माने क्या, कॉस्ट माने खर्चा। सीधा सा बात है कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट और कॉस्टिंग एक ही चीज होता है।
ठीक है, कॉस्ट और कॉस्टिंग एक ही चीज होता है, लगभग एक है, 99% एक है। सुनिए, कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट मतलब होता है खर्चा। एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ये बुक को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगा, मेरे को टोटल कॉस्ट कितना लगा, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो यहां पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में, एक सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में मेरे को कितना खर्चा लगा, और अंडरटेकिंग एन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट। उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट। इट एनकम्पासेस ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड। इसमें ना सारे के सारे एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, कॉस्ट में आप मटेरियल का एक्सपेंस भी जोड़ते हो, लेबर का एक्सपेंस भी जोड़ते हो, और ओवरहेड का एक्सपेंस भी जोड़ते हो। वेदर इट इज डायरेक्ट मटेरियल, वेदर इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, सब चीज आप जोड़ते हो। वेदर इट इज डायरेक्ट कॉस्ट, वेदर इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, सारे कॉस्ट को आप जोड़ते हो। सारे कॉस्ट, कॉस्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सारा कॉस्ट को आप जोड़ के अपना एक एक्चुअल कॉस्ट बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। सारा खर्चा को जोड़ के जो कॉस्ट बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। जैसे कि क्या हो गया? ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट कॉस्ट। और इसमें ये बताइए कि क्या क्या आता है? सर इसमें आता है मटेरियल, आता है लेबर, आता है एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट सब चीज इसमें, सारे कॉस्ट को मिला के इसमें कॉस्ट का डेफिनेशन बनता है। कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। एक गुड्स को प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए, एक सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टोटल खर्चा लगा है, उसको हम लोग, उस खर्चे को हम लोग क्या नाम दे? उस खर्चे को हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या होता है सर? कॉस्ट में एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब एक होता है सर मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ओवरहेड का खर्चा। सीधा सा बात है, ओवरहेड का खर्चा। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहां पे देखिए लास्ट में वापस से इन्होंने टिप्पणी दी है, जो कॉस्टिंग का डेफिनेशन पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम भी लिख दोगे फिर भी मार्क्स मिल जाएगा बेटा। कॉस्टिंग का जो डेफिनेशन पढ़ा था ना, उसको सेम टू सेम भी लिख दोगे फिर भी मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट इज एसेंशियल। कॉस्ट को समझना क्यों जरूरी है बेटा? कॉस्ट को समझना क्यों जरूरी है? कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ? कॉस्ट को समझना इसलिए जरूरी है, कितना बार बताऊं? प्राइसिंग करने के लिए। आप अपना सामान का प्राइस सेट करना चाहते हो तो आपको कॉस्ट को समझना पड़ेगा। बजटिंग करने के लिए, आप बजट बनाना चाहते हो, कॉस्ट को समझना पड़ेगा आपको, कॉस्टिंग करना पड़ेगा आपको। फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो, आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को देखना चाहते हो, आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपको बेटा कॉस्ट को समझना पड़ेगा। तो आप कॉस्ट का डेफिनेशन क्या लिखोगे? बताओ, कॉस्ट का डेफिनेशन क्या लिखोगे? कॉस्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और अंडरटेकिंग एन एक्टिविटी। इट encompasses ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, वो मतलब कि, अरे बताइए, वो डायरेक्ट में क्या क्या है सर? मटेरियल है, लेबर है, और इनडायरेक्ट में क्या क्या है? इनडायरेक्ट में है जैसे ओवरहेड है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो कॉस्ट में बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्लियर है? अब पढ़ते हैं कॉस्ट सेंटर। और बेटा आपके एग्जामिनेशन में कॉस्ट ऑब्जेक्ट पूछ ले तो आप कंफ्यूजिया मत जाना, दोनों एक ही है। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है बेटा, दोनों एक ही है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है सुनिए, यहां पे स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, मेरे से ही गलती हुआ है। हम जब लिख रहे थे ना तो ऑटो करेक्ट हो जा रहा था, इसी वजह से कॉस्ट सेंटर का जो स्पेलिंग है वो गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग थोड़ा माफ कर दीजिएगा। एक कॉस्ट सेंटर इज ए डिपार्टमेंट, फंक्शन और सेगमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड बट रेवेन्यू इज नॉट डायरेक्टली जनरेटेड। यहां पे क्या बोला गया है? कॉस्ट सेंटर मतलब एक डिपार्टमेंट में, एक फंक्शन में, एक सेगमेंट में कितना पूरा टोटल खर्चा हुआ है। जहां पे खर्चा तो आपको पता चल जाता है, लेकिन
जहां का रेवेन्यू ना डायरेक्टली जनरेट नहीं होता है, जहां का रेवेन्यू जो है डायरेक्टली आपको पता नहीं लगता है कि मतलब कि प्रोडक्शन। सुनिए, जब आप कॉस्टिंग करते हो ये तो आप पता लगा सकते हो कि सेलिंग डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में या ऑडिट डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा हुआ है, कितना कितना खर्चा किया है। लेकिन जब प्रॉफिट आता है, जब पूरा टोटल मिला के जब प्रॉफिट आता है, तब आप ऐसे थोड़ा ना ये पता लगाते हो कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, इसका रेवेन्यू कितना हुआ है। लगा सकते हो कि बताओ? नहीं 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 सर रेवेन्यू तो एक साथ ही आता है। रेवेन्यू का तो कोई पता ही नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना रेवेन्यू बनता है। बस हम लोग अपना एक्सपेंस को देख लेते हैं कि ऑडिट डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सेलिंग डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा लगा है, वो देख सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन रेवेन्यू को क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? बताइए ना, बताइए। नहीं, रेवेन्यू को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, रेवेन्यू एज ए होल आइडेंटिफाई होता है। मतलब कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या तो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट के इकट्ठा जनरेट होते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो एक एक डिपार्टमेंट का आप निकाल सकते हो। तो आप ये बताओ सर, कॉस्ट सेंटर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू ट्रैक एंड कंट्रोल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक एक्टिविटी और फंक्शन। तो सीधा सा बात है, कॉस्ट सेंटर का मकसद क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन या हर एक सेगमेंट का कॉस्ट को कंट्रोल करें। हर एक डिपार्टमेंट, मान लो कि भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत खर्चा हो रहा है, सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत खर्चा हो रहा है, तो इसका कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसका कॉस्ट कंट्रोल करने का उपाय बताएगा कॉस्ट सेंटर। इसको पूरा का पूरा ट्रैक करेगा कि कितना खर्चा हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मेंटेनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑफिस में, कितना खर्च, एक एक डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा हो रहा है, उसको पूरा ट्रैक कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा? सर कॉस्ट सेंटर, उसी को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू ट्रैक एंड कंट्रोल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक एक स्पेसिफिक एक्टिविटी, एक एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा लग रहा है उसको पूरा ट्रैक करेगा, मैनेज करेगा कौन? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर जैसे कि भैया एक प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगा, भैया मेंटेनेंस में कितना खर्चा लगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा लगा। यहाँ पे तो वही बोला गया है ना कि एक्सपेंसेस को तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं ना, एक्सपेंसेस को तो काउंट कर सकते हैं ना, रेवेन्यू को नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपेंसेस का तो हिसाब लगा सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेगमेंट में, हर एक फंक्शन में, हर एक सामान का कितना खर्चा लगा है, इतना तो जान सकते हैं ना हम लोग। तो अगर इन सारे खर्चों को आप लोग ट्रैक करते हो, एक एक सेगमेंट का खर्चा को आप लोग ट्रैक करते हो, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होता है? सर कॉस्ट सेंटर के थ्रू पॉसिबल होता है, कॉस्ट सेंटर के थ्रू पॉसिबल होता है। समझ गया सर, समझ गया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। ओके, यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, बाय मॉनिटरिंग कॉस्ट, कॉस्ट को मॉनिटर करके एट द कॉस्ट सेंटर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैन एनालाइज परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन हर एक डिपार्टमेंट का, सर हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, बजट को मैनेज कर सकता है मोर इफेक्टिवली एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। इससे क्या होता है, इससे आप एक स्पेसिफिक एरिया में कॉस्ट रिडक्शन करते हो कि किसके वजह से, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट के वजह से कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है और किसको कॉस्ट कंट्रोल करना है। आपने एनालाइज किया, सुनो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कॉस्ट सेंटर के हेल्प से आपने एनालाइज किया कि आपके यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है सेलिंग वाला डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। आपने ये देखा कि सारा डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है, सारा डिपार्टमेंट अपना बराबर बराबर खर्चा कर रहा है, सही कर रहा है। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट को ट्रैक करेगा कि हर एक डिपार्टमेंट किस तरीके से अपना खर्चा कर रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो बेफिजूल का खर्चा कर रहा है, इसका खर्चा धीरे धीरे हर साल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और आप जब डिटेल्ड इसका एनालिसिस किए, जब इस कॉस्ट सेंटर के मदद से जब इस डिपार्टमेंट का जब डिटेल्ड एनालिसिस किए, तब आपको बेटा पता चला कि ये जो इसका जो आदमी है ये तो खुद मतलब कि घपलेबाज है। तो आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, किस तरीके से एक
सॉरी किस किस तरीके से एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, ये कौन बताता है बेटा? कॉस्ट सेंटर बताता है। ये आपका कॉस्ट सेंटर बताता है। तो यहां पे देखिए, कॉस्ट सेंटर आर क्रूशियल फॉर इवेलुएटिंग operational efficiency that ensure that resources are used effectively with the organization। cost center ये इंश्योर करता है कि resources efficiently और effectively यूज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर एक डिपार्टमेंट सही काम हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में सही काम हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसको जब ट्रैक किया जाता है, उसको जब डिटेल्ड तरीके से जाना जाता है बेटा, हर एक डिपार्टमेंट का जब खर्चा है उसको जब पूरा अच्छे तरीके से ट्रैक किया जाता है, उसको जब जाना जाता है, तब ये इंश्योर होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रही है। जय माता दी। ठीक है, अब पढ़ेंगे कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? देखिए, कॉस्ट यूनिट मतलब स्पेसिफिक मेजर या क्वांटिटी। मतलब आप मेजर कर सकते हो ना एक चीज को, जैसे कि यूनिट कॉस्ट, जैसे कि कॉस्ट। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉस्ट यूनिट इज ए स्पेसिफिक मेजर और क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट आर कैलकुलेटेड। मतलब खर्चा किस तरीके से कैलकुलेट होगा, खर्चा किस यूनिट में कैलकुलेट होगा। सर खर्चा केजी के यूनिट में भी कैलकुलेट हो सकता है, खर्चा एक बैच के यूनिट में भी कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, बहुत हिसाब से खर्चा यहाँ पे मतलब कि कैलकुलेट हो सकता है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक कॉस्ट यूनिट इज ए स्पेसिफिक मेजर और क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट आर कैलकुलेटेड। इट इज यूज्ड टू एलोकेट एंड एनालाइज कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग और मतलब कि प्रोवाइडिंग द पर्टिकुलर यूनिट। मतलब कौन से यूनिट में सर, केजी में या लीटर में या कौन से यूनिट में हम लोग अपना खर्चा को कैलकुलेट करें? इट मीन्स क्या है? कॉस्ट यूनिट। इट मीन्स क्या है? कॉस्ट यूनिट। हम लोग अपने खर्चा को बैच में, यूनिट में, केजी में, लीटर में, कौन से यूनिट में हम लोग अपने खर्चा को कैलकुलेट करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ए कॉस्ट यूनिट इज ए स्पेसिफिक मेजर और क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट आर कैलकुलेटेड। मतलब हमारे कॉस्ट किस यूनिट में कैलकुलेट होगा, हमारे कॉस्ट किस हिसाब से कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट यूनिट इंक्लूडेड, जैसे इस सिंगल मतलब कि इस तरीके से भी हम लोग अपने कॉस्ट को मतलब कि इस तरीके से भी हम लोग अपने कॉस्ट को मतलब कि कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एक सिंगल प्रोडक्ट के हेल्प से, या तो एक बैच के हेल्प से, कि एक बैच ऑफ सर्विसेज हम लोग बेच रहे हैं, 100 शर्ट्स के हिसाब से हम लोग अपने कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी कि कॉस्ट केजी। ठीक है, अपने अपने स्ट्रैटेजीज को हम लोग यूज करके कॉस्ट यूनिट को मेजर करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूनिट्स विद एग्जांपल। जैसे कॉस्ट यूनिट को हम लोग किस किस हिसाब से हम लोग मतलब कि मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हो गया यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट मतलब कि पर केजी, कॉस्ट मतलब कि पर केजी। ठीक है, इसके बाद हो गया मतलब कि बैच कॉस्ट। सो बैच कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट फॉर ए बैच ऑफ 100 शर्ट्स। मतलब सीधा सा बात है, बैच कॉस्ट में क्या किया जाता है कि सीधा सा बात है कि हम लोग मान लीजिए 25 शर्ट बेच रहे हैं। सो मतलब कि 25 शर्ट एक बैच में हम लोग बेचते हैं, तो 25 शर्ट का कितना कॉस्ट है? हम लोग 25 तो शर्ट एक बैच में बेचते हैं, तो 25 शर्ट का कितना कॉस्ट है, 30 शर्ट का कितना कॉस्ट है, 35 शर्ट का कितना कॉस्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैच कॉस्ट। इसके बाद जॉब कॉस्ट मतलब क्या होता है? जॉब कॉस्ट मतलब एक पर्टिकुलर जॉब करने का कितना खर्चा है, कॉस्ट फॉर ए स्पेसिफिक जॉब और ए प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि एक ने हमें फर्नीचर का ऑर्डर दिया, हमने एक फर्नीचर को बना दिया, उसका कितना खर्चा लगा, उस हिसाब से भी आप कॉस्ट को काउंट करते हैं। एंड एक होता है सर्विस कॉस्ट, यानी कि मेरा एक कंसल्टेशन सेशन का कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना खर्चा लग रहा है। मैं किसी को अगर आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भैया कंसल्ट कर रहा हूं, तो उसका खर्चा कितना लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट। आइए आगे। अब देखिए, अब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हम लोग 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मेरे को थोड़ा पानी वानी पीना है। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को स्टार्ट करते हैं।
आज पूरा का पूरा थियरी जो है एक बार में हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, आप टेंशन मत लो। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब दोस्तों कॉस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। कॉस्ट के तो आप लोग जानते ही हो बहुत सारे टाइप होते हैं। वो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एलिमेंट वाइज भी होते हैं, बिहेवियर वाइज भी होते हैं, फंक्शन वाइज भी होते हैं। तो सारा का सारा क्लासिफिकेशन हम लोग अभी इसमें मतलब कि पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रहता है, जो मतलब कि जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो। एक बात समझिए, डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। सुनिए, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। सीधा सा बात है, ठीक है। तो बात करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं। सुनिए, ये पेन आपको दिख रहा है, ये पेन आपको दिख रहा है, ये पेन बनाने में किस किस रॉ मटेरियल का ज्यादा यूज हुआ है। सर यहाँ पे प्लास्टिक का ज्यादा यूज हुआ है, फिर ये नीडल्स का ज्यादा यूज हुआ है यहाँ पे, फिर ये कैप का अलग सा एक लगा होगा मटेरियल इनको। तो ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है बेटा, जो आपके आंखों से देख पा रहे हो ये मटेरियल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ये कपड़ा बनाने में कौन सा मटेरियल का यूज किया होगा। सर ये कपड़ा बनाने में एकदम कॉटन का यूज किया होगा, कॉटन का यूज किया होगा। यानी ये जो मेरा प्यारा सा टी शर्ट है, ये टी शर्ट को बनाने में पूरा कॉटन, प्योर कॉटन का यूज किया गया है। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे डायरेक्ट कॉस्ट। इसको आप बोलोगे डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कौन सा रॉ मटेरियल का यूज किया गया है टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, जिसको आप ट्रेस कर सकते हो, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिस चीज को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक बार में आप देख सकते हो कि हाँ भाई इस चीज का यूज किया गया है, वही है आपका डायरेक्ट कॉस्ट, वही है आपका डायरेक्ट कॉस्ट। या तो लेबर, सिंपल सा बात है, कौन सा लेबर इस टी शर्ट को बनाया है, वो लेबर का जो एक्सपेंस है, वो लेबर का जो खर्चा है, वो लेबर का जो वेजेस है, इसको बोलेंगे बेटा डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार आप डिटेल्ड में पढ़ोगे सब चीज समझ में आ जाएगा। ओ हेलो, आपसे बोल रहा हूं, समझिए। डायरेक्ट कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी ये सामान बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल, कैसा कैसा लेबर अपॉइंट हुआ है, कितना खर्चा लगा है, कौन से रॉ मटेरियल इसमें लगाए गए हैं, इसको आप अगर ट्रेस कर पाते हो, इसको आप अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो वो बेटा हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। अब इस कॉटन के कपड़े में क्या पता सिल्क भी यूज किया गया हो, क्या पता दूसरे एलिमेंट्स भी यूज किया गया हो, लेकिन उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर जिस चीज को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, जो चीज मेन प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, उसको आप बोलोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे एक फैक्ट्री में जब बहुत ज्यादा उत्पादन होती है, तब उस फैक्ट्री में एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या वो सारा का सारा सामान बनाता है क्या? नहीं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा रहता है। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आपको उसके लिए खर्चा इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। वो जो रेंट का खर्चा देते हो वो क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो सीधा सा बात है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। यानी कि वो इन्वॉल्व नहीं है मेन प्रोडक्शन में, वो मेन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आपको खर्चा देना पड़ रहा है। तो यही डिफरेंशिएट होता है डायरेक्ट कॉस्ट का और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। यहां पे देख लीजिए, so direct cost are the expenses that can be directly attributed to the particular product, services or project. These costs are vary directly with the level of production or activity. मतलब सीधा सा बात है कि जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ये कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। अरे बात वही बोल रहा हूं, सुनो। आप अपना ये पेन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो आपको रॉ मटेरियल भी तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। आप फिनिश्ड गुड्स का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, आप अपने फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो रॉ मटेरियल भी तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो यही बात यहां पे बोला गया है। एग्जांपल्स में क्या क्या आता है सर? एग्जांपल्स में आता है सर रॉ मटेरियल्स जो आप यूज करते हो टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी। इस पेन को बनाने में कितने सारे चीज का, कितना सारा कंपोनेंट्स का यूज किया गया होगा। एक तो प्लास्टिक का यूज किया गया होगा,
एक मतलब कि एक तो यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया होगा, एक बहुत सारा मेटल्स मिला के बहुत सारा चीज यूज किया गया होगा अंदर अंदर से, जिसको आप ट्रेस कर पाओगे उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप डायरेक्ट कॉस्ट बोलोगे, सीधा सा बात है। ठीक है, ये पेन को बनाने वाला लेबर का जो वेजेस है वो भी उसी के अंदर आएगा। जो इस पेन को बनाया होगा बैठ के अपने फैक्ट्री के अंदर, उसका जो वेजेस है वो भी इस पेन के अंदर ही आएगा। ठीक है, फॉर वर्कर्स असेंबलिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक इक्विपमेंटल रेंटल फॉर ए प्रोडक्ट। और जिस मशीन से बना होगा उस मशीन को अगर आप रेंट पे लिए होंगे बेटा, तो वो कॉस्ट को भी आप क्या बोलोगे, वो कॉस्ट को भी आप डायरेक्ट कॉस्ट ही बोलोगे, वो कॉस्ट को भी आप क्या बोलोगे, वो कॉस्ट को भी आप डायरेक्ट कॉस्ट ही बोलोगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है, जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो। और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, जो मेन उत्पादन में इन्वॉल्व नहीं है। उत्पादन मतलब सर प्रोडक्शन, जो मेन मतलब कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे सैलरी, ऑफिस वाले को सैलरी हम लोग दे दिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑन द अदर हैंड आर एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी मतलब कि डायरेक्टली ट्रेस्ड टू ए सिंगल मतलब कि प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ऑपरेशंस। सीधा सा बात है, अगर मैं अपने एडमिन का कॉस्ट देखूं, सीधा सा बात है, सुनो, अगर मैं अपना एडमिन का कॉस्ट देखूं तो ये मतलब कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सर इनडायरेक्ट है। एडमिन क्या काम करता है, एडमिन इनरोलमेंट करता है, लेकिन मैं अपना कॉस्ट देखूं, अपना खर्चा, मैं कोई टीचर अपॉइंट किया रहता जो आपको डायरेक्टली पढ़ाता, तो वो मेरा क्या होता, वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट होता, वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट होता। सीधा सा बात है, क्योंकि मेन वही काम कर रहा है, मेन वही सर्विस दे रहा है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इनडायरेक्टली मतलब आप लोगों को जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, जैसे कि सैलरी दे दिए, रेंट दे दिए, रेंट, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस स्पेस, ये सब क्या है, ये सब है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज होता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। एलिमेंट वाइज अगर कॉस्ट का क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाइज किया जाए तो एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है ओवरहेड। मटेरियल किसको बोलते हैं, दिस इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट यूज्ड इन द प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल के रिलेटेड जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल के मतलब के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल एक्सपेंसेस। लेबर के रिलेटेड, एम्प्लॉयज के रिलेटेड, एम्प्लॉयज के वेजेस एंड सैलरी के मतलब के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर एक्सपेंसेस है। एंड ओवरहेड किसको बोलते हैं, दिस कैटेगरी कवर्स इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू ए स्पेसिफिक। जैसे कि रेंट हो गया, रेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, यूटिलिटी हो गया, ये सब क्या है, ओवरहेड। तो एलिमेंट वाइज अगर बात करें तो एलिमेंट वाइज तीन है, एक तो है मटेरियल, एक है लेबर, एक है ओवरहेड। मटेरियल मतलब सर रॉ मटेरियल पर आपने जितना भी खर्चा किया उस कॉस्ट को क्या बोलोगे, मटेरियल एक्सपेंसेस। लेबर मतलब वेजेस एंड सैलरी, अपने एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरीज जितना भी आपने अपने फैक्ट्री के एम्प्लॉयज को दिया है, जो लोग इन्वॉल्व थे प्रोडक्शन में, जो लोग इन्वॉल्व थे प्रोडक्शन में, जो लोग बैठ के प्रोडक्शन किए हैं, उनको अगर सैलरी या वेजेस कुछ दिया है तो वो हो गया लेबर एक्सपेंसेस। एंड एक हो गया ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो पीएल अकाउंट में लिखते थे हम लोग। समझ में आया? ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद फंक्शन वाइज कॉस्ट का क्लासिफिकेशन क्या क्या है सर? फंक्शन वाइज है सबसे पहले सर प्रोडक्शन कॉस्ट। सर प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे पहले, दीज आर द कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो सीधा सा बात है, वो कॉस्ट जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। एग्जाम्पल्स जैसे मतलब जैसे आरएम का यूज किए गए एफजी को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल का यूज किए गए हैं एक फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, वो क्या है हमारा सर? उसको बोलते हैं हम लोग मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब सीधा सा बात है, जो स्टाफ बैठा हुआ है, जो ऑफिस में आपके कलीग्स बैठे हुए हैं, सीईओ सीएफओ, उनको अगर सैलरी देना पड़ता है, जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट करता है, उनको अगर आपको सैलरी देना पड़ता है, उस कॉस्ट को आप क्या बोलोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं एक बार, सुनिए आइए। These are the expenses related to the overall management and administrative to the organization। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेज करता है और जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसका जो खर्चा है, उसका जो कॉस्ट है, उसको आप क्या बोलोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव स्टाफ को आप सैलरी दे दिए, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस में जो सब सारे, इसके बाद यूटिलिटीज, ठीक है, ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। सीईओ का सैलरी, सीएफओ का सैलरी, सीएमओ का सैलरी, सीए बैठा हुआ है उसका सैलरी, सबका आप सैलरी दे रहे हो। ऑफिस में जो जो सामान लगेगा वो सामान का जुगाड़ कर रहे हो, ये क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और इस खर्चे को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। तो फंक्शन वाइज अभी तक हम लोग दो कॉस्ट के बारे में पढ़े हैं। एक तो पर है उत्पादन वाला कॉस्ट, यानी कि सर प्रोडक्शन वाला कॉस्ट। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब सर ऑफिस में जो सैलरी वैलरी देना पड़ता है, ऑफिस सप्लाई जो होता है, ऑफिस में जो माल पत्र लगता है, उसका जो खर्चा होता है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक सामान को सेल करने का जितना भी खर्चा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सीधा सा बात है, ये कॉस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लगता है, सेल करने के लिए लगता है, एक सामान को डिलीवर करने के लिए लगता है कस्टमर को। ये खर्चा आपको किसके लिए ये खर्चा आपको किसके लिए लगता है? ये सामान को प्रमोट करने के लिए। लीजिए हमारा कैलकुलेटर है कैशियो कैलकुलेटर, सबसे बेस्ट, सबसे अंधाधुन कैलकुलेटर, और ये कैलकुलेटर सबसे बेस्ट जाएगा। भैया ये जो एडवर्टाइजमेंट हुआ, इसका खर्चा लगेगा ना, तो ये जो खर्चा है ये प्रमोशन के लिए खर्चा है, या सेलिंग का जो खर्चा पड़ता है, सेलिंग का जो यहाँ पे खर्चा पड़ता है, और डिलीवर करने का जो खर्चा पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और फोर्थ आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। दीज आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वन। सीधा सा बात है, मैं अपना एग्जिस्टिंग सामान को इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं कोई नया सामान का उत्पादन करना चाहता हूं, डेवलप करना चाहता हूं, मैं रिसर्च करना चाहता हूं कि मैं और क्या क्या कर सकता हूं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। 4 टाइप के कॉस्ट होते हैं। हेलो, फंक्शन वाइज कितने कॉस्ट होते हैं? सुनो, फंक्शन वाइज कितने कॉस्ट होते हैं सर? एक तो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो प्रोडक्शन का जो खर्चा लगता है, एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाने में जो खर्चा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट किसको बोलते हैं? ऑफिस वाले लोगों को सैलरी देने के लिए, एग्जीक्यूटिव स्टाफ को सैलरी हम लोग दे दिए, सीईओ को सैलरी दे दिए, सीएमओ को सैलरी दे दिए, ऑफिस वाले को सैलरी दे दिया, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दे दिया, ऑफिस में जो सप्लाई की, ऑफिस में जो सामान माल पत्र का रिक्वायरमेंट है, उसका जो पूरा खर्चा होता है, उसका खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। थर्ड हम लोग क्या पढ़े सर? थर्ड हम लोग पढ़े सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सामान को बेचने का जो खर्चा होता है, सेलिंग का जो खर्चा होता है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं सर? प्रमोशन करते हैं, सेलिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? रिसर्च एंड डेवलपमेंटल कॉस्ट। सुनो, एक चीज को प्रॉपर तरीके से रिसर्च करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नया बनाएं, हम लोग अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करें, हम लोग ये चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जो खर्चा करना पड़ेगा, उसका नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंटल कॉस्ट। अब आइए, अब पढ़ते हैं बिहेवियर वाइज। सर बिहेवियर वाइज 3 टाइप के कॉस्ट होते हैं, समझिए ध्यान से। बिहेवियर वाइज 3 टाइप के कॉस्ट होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट आपका हमेशा फिक्स्ड रहेगा, जो कॉस्ट आपका हमेशा फिक्स रहेगा। आप 1000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्यों ना करो, आपका वो कॉस्ट फिक्स है। आप 0 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्यों ना करो, आपका वो कॉस्ट फिक्स है। जैसे कि रेंट, आपका फैक्ट्री में हो रहा है प्रोडक्शन, फिर भी आपको उतना ही रेंट लगेगा। आपका फैक्ट्री में नहीं हो रहा है प्रोडक्शन, फिर भी आपका उतना ही रेंट लगेगा बेटा। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। एक जो स्टाफ बैठा हुआ है,
एक जो परमानेंट स्टाफ बैठा हुआ उसको रेगुलरली आपको सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे आपका नफा हो रहा है चाहे आपका नुकसान हो रहा है, डजेंट मैटर, बाहर में जाओ आप, बाहर में जाओ आप। मान लो मैं जो अभी आप लोगों को वो ट्यूशन वो दे रहा हूं, सुनो, मेरे को मान लो 1 लाख का अगर मुनाफा हुआ तो मेरे को अपना स्टाफ को सैलरी 10,000 देना पड़ेगा। मान लो मेरे को अगर 0 रुपीज का मुनाफा हुआ फिर भी मेरे को अपना स्टाफ को 10,000 रुपए देना पड़ेगा, कोई भी हिसाब से। जो स्टाफ मेरा ऑफकोर्स जिगरा है उनको ही। अगर मैं कहीं पे रेंट लेता हूं, सुनो एग्जाम्पल सुनो, बिहेवियर वाइज कॉस्ट का एग्जाम्पल सुनो। फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं? मान लो अगर मैं कहीं पे रेंट लेता हूं, उसका रेंट का प्राइस है 20,000 रुपए। यहां पे मेरे पास अगर बच्चे आएंगे तब तो बहुत बढ़िया, मैं तो अरेंज करके दे दूंगा आराम से। अगर नहीं आएंगे फिर भी मेरे को देना पड़ेगा वो 20,000 रुपए। ये कॉस्ट मेरा क्या है बेटा? ये कॉस्ट मेरा है फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब हमेशा मेरा फिक्स्ड लगेगा ही लगेगा ये कॉस्ट, डजेंट मैटर। और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है जिस हिसाब से मैं उत्पादन करूंगा उस हिसाब से मेरा खर्चा बढ़ेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे मतलब कि प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहता हूँ, तो रॉ मटेरियल मेरा ज्यादा लगेगा। अगर मैं प्रोडक्शन कम करना चाहता हूँ, अगर मैं ये देख लिया कि मेरे को बहुत लॉस हो रहा है, मैं कम करना चाहता हूँ प्रोडक्शन, तो मेरा जो कॉस्ट है, मेरा जो खर्चा है वो भी कम लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के कॉस्ट को क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। दीज कॉस्ट वरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो आई होप आप लोग समझ गए कि फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हमारा एकदम फिक्स्ड है भाई, उत्पादन हो या ना हो, प्रोडक्शन हो या ना हो, हमारा ये खर्चा लगना है तो लगना है। आपके फैक्ट्री में 1,000 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट इतना का इतना ही लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से रॉ मटेरियल भी खर्चा करना पड़ेगा आपको। जिस हिसाब से प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से रॉ मटेरियल खर्चा करोगे। अगर मान लो कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो रॉ मटेरियल भी खर्चा नहीं होगा। उस टाइप के कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब खिचड़ी, जो कॉस्ट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए एक मंथली बिल जब आता है ना, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड रहता है कि एक सर्टेन यूनिट तक इतना फिक्स्ड चार्ज है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक सर्टेन यूनिट तक आपका 100 रुपया लगेगा। ठीक है, मान लो कि मतलब कि 25 यूनिट का खर्चा किया है, 25 यूनिट का कंजम्पशन किया है, तो आपका 100 रुपया लगेगा। लेकिन अगर उसके बाद आप जितना यूनिट करते हो उस हिसाब से आपका खर्चा लगता जाता है। वो मतलब कि फिक्स्ड और वेरिएबल का मिक्स है वो। मान लो कि आपने सिर्फ 1 यूनिट कंजम्पशन किया फिर भी आपको 100 ही रुपया लगेगा। आपने 2 यूनिट कंजम्पशन किया फिर भी आपका 100 ही रुपया लगेगा। तो ये तो फिक्स्ड है, यानी 25 यूनिट तक कंजम्पशन तक आपका 100 रुपया लगेगा, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल का। उसके बाद जितना भी आप कंजम्पशन करोगे उस पे आपका कॉस्ट जुड़ता जाएगा। ये क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड कॉस्ट, दीज हैव बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। एन एग्जाम्पल इज अ यूटिलिटी बिल विद ए फिक्स्ड मंथली चार्ज। एक फिक्स्ड मंथली चार्ज रहता है यूटिलिटी बिल का, लेकिन आपने ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन किया है तो अपने यूनिट के हिसाब से बढ़ता जाता है वो। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का फिक्स्ड यूनिट चार्ज रहता है बेटा। आप चाहे नहीं यूज करोगे, आप चाहे यूज करोगे, फिर भी आपको एक फिक्स्ड यूनिट चार्ज आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर आप अगर यूनिट ज्यादा मतलब कि कंज्यूम कर रहे हो उस हिसाब से आपको कॉस्ट मतलब कि भरना पड़ता है। तो मिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का ही, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का ही मतलब कि यहाँ पे मिक्सचर है। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब ना अदर कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब ना कुछ दूसरे कॉस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं? ये कॉस्ट होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। एक मैंने आपको बताया भी था, इकोनॉमिक्स जब पढ़ाया था,
कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मान लो मैं अभी एक जॉब इंडस्ट्री में काम कर रहा होता तो मैं अभी 1 लाख रुपए कमा रहा होता, लेकिन अगर मैं टीचिंग इंडस्ट्री में 80,000 रुपीज कमा रहा हूं तो ये जो 20,000 रुपया जो मेरा नुकसान हुआ है, मान लो 20,000 रुपये जो मेरा नुकसान हुआ है वो मेरा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो मेरा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं वहां अगर अर्न कर रहा होता तो 20,000 एक्स्ट्रा कमाता। क्लियर है? तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीधा सा बात है। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन व्हेन ए डिसीजन इज मेड टू परस्यू ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब मैंने जॉब को छोड़ के टीचिंग सेक्टर चूज किया, इसके वजह से मैं जितना अर्न कर रहा हूं उससे मैं ज्यादा अगर अर्न करता या उससे मैं कम अगर अर्न करता तो कितना ज्यादा या कितना कम मैं अगर अर्न करता उसको मैं क्या बोलूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां पे मैंने एग्जांपल दे दिया, मैं मान लो इस सेक्टर में 80 कमा रहा हूं, उस सेक्टर में रहता तो 1 लाख कमाता, तो 20,000 का जो डिफरेंस है ना, 20,000 का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीधा सा बात है। इसके बाद संक कॉस्ट, ये सब डेफिनेशन है भाई, 2-2 मार्क्स का आएगा, 2-2 मार्क्स का आएगा। संक कॉस्ट मतलब जो खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके, जो खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके और अब वो वापस नहीं आ सकता, उसको क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। दिस कॉस्ट शुड नॉट इन्फ्लुएंस फ्यूचर डिसीजंस, मतलब फ्यूचर में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा इस कॉस्ट का। आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके, आप एक सामान का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी मान लो 50,000 खर्चा कर चुके, अब वो वापस तो नहीं आएगा ना, रिसर्च तो हो गया उसका, और फ्यूचर में भी इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, फ्यूचर में भी इस कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ना मिलने वाला है आप लोगों को। जो जा चुका है आपकी जिंदगी से वो वापस थोड़ा ना आएगा। संक कॉस्ट आपकी एक्स की तरह है, किसकी तरह है बेटा, संक कॉस्ट आपकी एक्स की तरह है, एक्स की तरह। एक्स एक बार जा चुकी वापस नहीं आएगी, जो आपको चूना लगा चुकी वापस नहीं आएगी, उम्मीद छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। तो संक कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है, एक ऐसा खर्चा है जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी इनकर हो चुका है और वापस रिकवर नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब ए नेशनल और हाइपोथेटिकल कॉस्ट दैट इज नॉट एक्चुअली इनकर्ड बट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। मतलब वो कॉस्ट जो अभी तक खर्चा नहीं हुआ है, वो कॉस्ट जो अभी भी खर्चा नहीं हुआ है लेकिन उसको यूज किया जा रहा है, पूरा तरीके से खर्चा नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट फॉर एग्जांपल द रेंटेड वैल्यू ऑफ ए ओन्ड प्रॉपर्टी यूज्ड इन बिजनेस ऑपरेशंस कैन बी मतलब कि कंसिडर्ड एज ए इम्प्यूटेड कॉस्ट। सीधा सा बात है, एक मेरा घर है, एक मेरा घर है, उस घर को मैंने रेंट पे लगाया है, यानी ये खर्चा को मैंने इनकर नहीं किया है, वो घर को मैंने बेचा नहीं है किसी को, वो घर को मैंने बेचा नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी रेंट तो दे रहा हूं ना। रेंट का जो एक्सपेंसेस लग रहा है मेरा, वो क्या है, मेरा इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसके बाद हो गया नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट आपको नॉर्मली लगता है, जो कॉस्ट, सिंपल सा बात है, ये कैलकुलेटर को प्रोड्यूस करने में जितना कॉस्ट लगा इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल कॉस्ट। और जो कॉस्ट आपका नहीं लगना चाहिए था, जो खर्चा बेफिजूल का लग गया, उसको बोलूंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट मतलब क्या, नॉर्मल कॉस्ट मतलब जो खर्चा आपका लगना चाहिए था, जैसे ये कैलकुलेटर बनाने में मेरे को 100 रुपया लगता है और 100 रुपया लगा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन इस कैलकुलेटर बनाने के पीछे मैंने 100 रुपया एक्स्ट्रा बर्बाद कर दिया, लेकिन नहीं लगना चाहिए था, वो क्या हो गया, एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? तो देखिए, कॉस्ट दैट आर टिपिकल और एक्सपेक्टेड अंडर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन, दीज कॉस्ट रिफ्लेक्ट द यूजुअल लेवल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ए सर्विस। मतलब सीधा सा बात है, जितना कॉस्ट मेरा लगता है उतना कॉस्ट अगर लगा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल कॉस्ट। और जितना कॉस्ट नहीं लगना चाहिए था, एक्स्ट्रा लग गया, एक कैलकुलेटर प्रोड्यूस करने में मेरे को 100 रुपया लगता था सिर्फ, लेकिन इस बार तो 200 रुपया लग गया, फालतू का बेफिजूल का 100 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, एबनॉर्मल कॉस्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा, एबनॉर्मल कॉस्ट। ये अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस की वजह से होता है, ये मेरे लेबर की गलती की वजह से हुई होगी, लेबर ने गलत कैलकुलेटर बना दिया होगा, उसकी वजह से ये नुकसान हो गया, वापस दोबारा कैलकुलेटर बनाना पड़ा मेरे को।
तो कॉस्ट ये अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड मतलब कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से होती है और इनएफिशिएंसीज की वजह से होती है, हमारी गलतियों की वजह से होती है। इसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कॉस्ट। आइए इसके बाद कंट्रोलेबल कॉस्ट, जो कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कॉस्ट को आप कट कर सकते हो, कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, जो कॉस्ट को एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट कॉस्ट कटिंग कर सकता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट। और जो कॉस्ट हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, जैसे कि रेंट, रेंट को क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? रेंट आपको जितना देना था उतना ही लगेगा बेटा, रेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आज से रेंट कम देंगे इसको, आज से सैलरी कम देंगे इसको, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। जो कॉस्ट कंट्रोल के बाहर है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, सो कंट्रोलेबल कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और मैनेज्ड बाय अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और मैनेजर विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलेबल कॉस्ट को कौन मैनेज करता है? कंट्रोलेबल कॉस्ट को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या तो कोई मैनेजर मैनेज करता है एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन में। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब होता है कि मैं मान लो 100 यूनिट्स बनाया, मैं अगर एक और एक्स्ट्रा यूनिट बना लूं तो उसका कितना कॉस्ट ऐड हो जाएगा, उसका कितना कॉस्ट ऐड हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। मैंने ऑलरेडी 100 यूनिट्स बना लिया है बेटा, और अगर और एक एक्स्ट्रा यूनिट में बना लूं तो उसका कितना कॉस्ट ऐड हो जाएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। Incremental cost refers to the additional cost incurred for producing one more unit or making a specific decision। सीधा सा बात है, अगर मैं एक और यूनिट बना लूं तो इसका कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट। सीधा सा बात है, एक बनाया मैंने मतलब कि प्रोडक्ट ए, एक बनाया प्रोडक्ट बी, और ए का यहाँ पे पूरा का पूरा खर्चा लगा 100 रुपया, और बी को बनाने में पूरा का पूरा खर्चा लगा 90 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। एक बनाया मैंने ए, एक बनाया मैंने बी। सुनो, एक बनाया मैंने प्रोडक्ट ए और दूसरा बनाया मैंने प्रोडक्ट बी। अलग अलग टाइप के बनाए प्रोडक्ट हम लोग। एक सामान बनाने में हमको 100 रुपये लगा, दूसरा सामान बनाने में हमको 90 रुपये लगा। इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कॉस्ट। समझो ना आप लोग, डिफरेंशियल कॉस्ट, सीधा सा बात है। और लास्ट टॉपिक हमारा मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। इसके बाद हमारा जो है ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। इसका ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसका ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अरे सुनो, तुम्हारे सिलेबस में ही बोला हुआ है इंट्रोडक्शन ओनली, यानी ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दो। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, अगर ये पूछा आपके एग्जामिनेशन में तो ध्यान रखना, आपके पास कॉस्टिंग का बहुत सारा मेथड होता है। सबसे पहले तो जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में मेरा कितना खर्चा लग रहा है। एक पर्टिकुलर जॉब में या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन ये आइडेंटिफाई करता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना उनको खर्चा लग रहा है, कितना उनको खर्चा लग रहा है। तो इस कॉस्टिंग को निकालने के लिए आपको करना पड़ता है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, इन सब का अपना अपना सेपरेट चैप्टर है बेटा, सेपरेट चैप्टर है। जॉब कॉस्टिंग मतलब सीधा सा बात है, सुनो, एक जॉब करने में या एक प्रोजेक्ट करने में पूरा खर्चा कितना लग रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉब कॉस्टिंग। ट्रैक कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल जॉब्स और मतलब प्रोजेक्ट यूज्ड इन कस्टम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद सर प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब एक मतलब कि प्रोसेस का कितना कॉस्ट लग रहा है, एक स्टेज का कितना खर्चा लग रहा है हमारा। अगर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन के सिर्फ एक स्टेज का कितना खर्चा लग रहा है। असाइंस कॉस्ट टू द प्रोसेसेस और मतलब कि प्रोडक्शन स्टेजेस यूज्ड इन द मास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स और फूड प्रोडक्ट। सीधा सा बात है, केमिकल्स में कितना खर्चा लगा और फूड प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। हम लोग अलग अलग चीज बेटा बना रहे हैं,
तो एक एक चीज का कितना कितना खर्चा हो रहा है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। मान लो हम पेन भी बना रहे हैं और कैलकुलेटर भी बना रहे हैं, तो पेन बनाने का कितना खर्चा लगा है और कैलकुलेटर बनाने का कितना खर्चा लगा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके बाद ABC यानी मतलब कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सीधा सा बात है, सीधा सा बात है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसको बोलते हैं कि एक एक्टिविटी या 1 घंटे काम करने के एक मशीन में कितना कॉस्ट लगा है, ये अगर फाइंड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एलोकेट्स ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट ड्राइव कॉस्ट, मतलब कि प्रोवाइडिंग ए मोर एक्यूरेट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एलोकेटिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन द मशीन आवर्स एंड नंबर ऑफ सेटअप्स। सीधा सा बात है, मशीन आवर्स की हेल्प से, मशीन आवर्स को यहाँ पे हम लोग देखते हैं या नंबर ऑफ सेटअप्स को देखते हैं, उस हिसाब से अगर कॉस्ट को गिनते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब हमें कितना कॉस्ट लगना चाहिए, हम एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं, हम कितना कॉस्ट लगना चाहिए। सीधा सा बात है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि 100 रुपये लगना चाहिए हमें, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट लगा है 120 रुपये, तो उसको कंपेयर करते हैं। यूजेस कॉस्ट टू कंपेयर विथ एक्चुअल कॉस्ट हेल्पिंग इन मतलब कि वैरिएंस एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, मेरा एस्टीमेट खर्चा कितना होना चाहिए, मैं पहले से टारगेट बना के रखूंगा कि मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, उससे मैं एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब जान दीजिए, मार्जिनल कॉस्टिंग किसको बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब एक एडिशनल यूनिट बनाने का कितना एडिशनल खर्चा मेरा लग रहा है, उसको मैं बोलूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग। एक एडिशनल यूनिट बनाने में मैंने 100 यूनिट्स ऑलरेडी बना लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में मेरे को कितना खर्चा लग रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, काफी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉस्टिंग का जो थियरी है बेटा, हम लोगों ने आज खत्म कर दिया है, एक जंग जीत ली है। सो थैंक यू सो मच सो मच सो मच। और भाई कॉस्टिंग का थियरी बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेना, 15 से 20 मार्क्स का थियरी आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, इस बार आ सकता है। क्लियर है। और भी कोई अगर एक्स्ट्रा वो थियरीज वगैरह रहेगा तो मैं आपको वो यूट्यूब पे 1 शॉट में करा दूंगा। क्लियर है, यूट्यूब पे भी 1 शॉट आएगा थियरी का, यही सेम। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।